ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। घूर्णन गति का महत्व क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, वार्षिक गति क्या होता है, पृथ्वी की गतियां को जानेंगे। और आप देख रहे हैं क्लास 6 का भूगोल, क्लास 6 का भूगोल है, ज्योग्राफी है ना। और चैप्टर नंबर है 3, अध्याय 3, और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी, सामाजिक विज्ञान, अध्याय 3 के अंतर्गत पृथ्वी की गतियां को जानते हैं, समझते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, है ना। चलिए पहले देख लेते हैं एक झलक, आते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी 2 प्रकार की गतियां करती है ना। अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी 2 तरह की गतियां करती है। चलिए इसमें कौन कौन से 2 तरह की गतियां हैं ये समझिए। इन गतियों के कारण ही दिन रात एवं ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है। पृथ्वी गतियां करती है, उसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है। ऋतु परिवर्तन, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, तो ये ऋतु परिवर्तन है। तो पृथ्वी की गतियां के कारण दिन रात ऋतु परिवर्तन जैसी घटनाएं होती है। पृथ्वी की ये दोनों गतियां निम्नलिखित है। कौन कौन गतियां हैं, तो देखिए, पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। तो घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, आइए समझते हैं। पहला है घूर्णन। घूर्णन के बारे में समझिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी को बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं, घूर्णन। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। अब देखिए, ये जो है यहाँ से हो गया ये उत्तरी ध्रुव और यहाँ से ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक है। ये क्या है, विषुवत रेखा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। अब यहाँ देखिए, कक्षीय समतल पर लंब है, ये लंब है ना। चलिए, ये पृथ्वी का अक्ष, झुकाव तथा कक्षीय समतल के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। जब पृथ्वी घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। यह गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार लट्टू नाचता है ना। लट्टू नाचता है, जिस प्रकार लट्टू नाचता है उसी तरह से पृथ्वी भी घूर्णन करती है। पृथ्वी भी गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक घूर्णन मतलब क्या होता है, चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है, 24 घंटे का। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और 24 घंटे बराबर क्या होता है, एक दिन होता है। क्या होता है, एक दिन। यही समय पृथ्वी के एक दिन का समय है ना। 24 घंटा बराबर एक दिन पृथ्वी का यह समय है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ समझिए, ये देखिए, घूर्णन गति के कारण दिन और रात, सूर्य की सीधे किरणें, देखिए यहाँ से देखेंगे ऐसे, यहाँ देखेंगे इधर दिन है, इधर क्या है, दिन है, इधर रात है। सूर्य का प्रकाश इधर बिखर रहा है ना। तो इधर दिन हुआ और इधर रात है। ठीक है। इधर दिन और इधर रात, विषुवत ये है। अब देखिए, इधर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, इधर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, है ना। जानने योग्य बातें, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको बोलते हैं कक्षीय समतल। क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल। गलों पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ये जो प्रदीप्त वृत्त है वह दिन और रात को विभाजित करता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, दूसरा पेज की ओर चलते हैं। घूर्णन गति का महत्व क्या है। घूर्णन गति का महत्व क्या है, पृथ्वी घूमती है तो उसका महत्व क्या है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो दिन और रात होते हैं।
हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृथ्वी की आकृति गोल है। लेकिन भूगोल की किताब में देखेंगे तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं बोला गया है। पृथ्वी की आकृति को क्या बोला गया है, भू आभ। क्या बोला गया है, भू आभ। इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, अर्थात उस भाग पर दिन होता है ना। सूर्य की रोशनी आधे भाग पर प्राप्त होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। यहाँ लिख रहा है जो भाग सूर्य से दूर होता है, अर्थात जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, वहाँ रात होती है। कल्पना कीजिए, थोड़ा सोचिए, है ना, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तब क्या होगा। थोड़ा सोचिए कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, है ना। ऐसे स्थिति में पृथ्वी का आधे भाग में हमेशा दिन एवं आधे भाग में हमेशा रात होगी। देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ऐसे स्थिति में आधे भाग में हमेशा के लिए दिन और आधे भाग में हमेशा के लिए रात होगी। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अब आइए परिक्रमण के बारे में समझते हैं। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करती है। सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में, मतलब रास्ते में गति करती है, जिसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 और एक दिन का चौथा भाग, है ना, एक दिन का चौथा भाग मतलब 1/4, ठीक है। 365 दिन और एक दिन का चौथा भाग, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उसका चौथाई भाग क्या होगा, 6 चक्कर 24 मतलब 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, है ना, या 365 दिन 6 घंटे। देखिए यहाँ लिखा हुआ 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, मतलब पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगाती है। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होती है, तो जो 6 घंटा है ना, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा, तो 6 से 12 6 से 18 6 से 24, कितना हुआ, 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर एक दिन माना गया है, तो यही 24 घंटा का एक दिन मान लिया है, और हर चौथा साल लीप ईयर इसे कहते हैं। इसी कारण परिक्रमण गति को पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझिए, ये चित्र जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ना। चित्र को आप समझिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले ये वाला चित्र को देखते हैं। तो ये वाला चित्र को आप देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव ये दिया हुआ है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी ध्रुव। नीचे है दक्षिणी ध्रुव, ऊपर है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और जो पृथ्वी को आधा भागों में बांटने का काम करता है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, है ना। देखिए आधे भाग को ऊपर क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आधे भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ समझिए कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा रहेगा, मतलब उल्टा मौसम रहेगा। एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ गर्मी है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया महादेश दक्षिणी गोलार्ध में है तो वहाँ ठंडा है ना, तो वहाँ क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। इस तरह से 21 जून जो होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, और उसको बोलते हैं उत्तर अयानांत, है ना, उत्तर अयानांत। उत्तर अयानांत का मतलब क्या हुआ, उत्तर अयानांत का मतलब हुआ ग्रीष्म अयनात, है ना। उत्तर अयनात का मतलब हुआ ग्रीष्म अयनात, मतलब ग्रीष्म, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे, है ना, शीत ऋतु तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शीत ऋतु लिखा हुआ है। बी कहाँ, ये बी है, ठीक है, बी। यहाँ देखिए 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर, और डी में देखिए 21 मार्च। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा, एकदम बराबर होगा, ठीक है। अब ये की तुलना हम सी के साथ करेंगे, सी यहाँ पर है ना, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 22 दिसंबर, क्या लिखा हुआ है, 22 दिसंबर, और दक्षिणी अयनात, दक्षिणी अयनात मतलब शीत अयनात, क्या हुआ, शीत मतलब ठंडा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात में, है ना, 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनात में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। 23 सितंबर विषु, विषु मतलब क्या होता है, बराबर, विषु, और यहाँ पर भी विषु लिखा हुआ है।
तो विषुव का मतलब होता है बराबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को हमेशा बराबर होता है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन दोनों दिनों की तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति साथ साथ होती है। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति साथ साथ होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। मतलब घूर्णन की जो गति होती है पृथ्वी की 1600 किलोमीटर, मतलब एक घंटा में 1600 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 30 किलोमीटर और एक घंटा में 1600 किलोमीटर। लीप ईयर किसे कहते हैं? हम पहले बताएं कि जो 6 घंटा जो समय बचता है वह 4 साल में 24 घंटा हो जाता है और 24 घंटा बराबर एक दिन। मतलब एक साल में ऐसे 365 दिन 6 घंटा है ना। तो हर चौथा साल में लीप ईयर मतलब फरवरी जो होगा वह 29 दिनों का होगा। अर्थात जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष। परिक्रमण गति का काल क्या होता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा। तो यहाँ समझिए जानने योग्य बातें। जो वर्ष संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2024 है ना, तो इसको हम 4 से भागा देंगे तो 4 पच्चे 20 कट गया, ये 24 दो अंक उतारेंगे, 4 छक्का 24 कट गया। मतलब 4 से भागा दे रहे हैं साल को, 2024 साल को। उसी तरह से 2026 साल को भागा दीजिए 2026 साल को 4 से। देखिए लीप ईयर है कि नहीं। 4 पच्चे 20 कट गया, दो अंक उतारेंगे 26 तो 0 देंगे, 4 छक्का 24 नहीं कटा, ठीक है, पूरा पूरी नहीं कटा, शेष बच गया। मतलब 2026 जो है वह लीप ईयर नहीं है, अर्थात फरवरी 28 दिन का है। तो लीप ईयर जब होगा तो फरवरी 29 दिन का हो जाएगा, नहीं तो फिर 28 दिन ही रहेगा और 365 दिन रहेगा एक साल में। यहाँ लिख रहा है परिक्रमण गति का काल 365 दिन 6 घंटा, है ना। ये तरीका बताया है यहाँ पर। चलिए आगे पेज को देखते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं। अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? एक वर्ष में 365 दिन ही लेते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। 4 वर्षों में ये 6 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं। इस कारण लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। लीप वर्ष 366 दिनों का होता है। शताब्दी के मामले में जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। शताब्दी में 400 से भागा जाता है और 400 से भागा जाने के बाद लीप वर्ष कहलाता है। यहाँ समझिए, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी का जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो उसका प्रत्येक वर्ष जन्म दिन मनाया जाएगा? तो नहीं, क्योंकि 29 फरवरी हर चौथा साल में आता है। यहाँ समझिए पृथ्वी के परिक्रमा कक्ष की कुल लंबाई 365 मिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण गति का महत्व। पृथ्वी की परिक्रमण गति एक अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतुएं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। चित्र 3.3a में स्थिति को देखे हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है। उत्तरी ध्रुव क्या है? सूर्य के करीब है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तर अयनात या ग्रीष्म अयनात कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। कब? सबसे लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटी रात 21 जून को। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन होता है और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन होता है और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में 6 माह की रात होती है। देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होती है। देखिए 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसा होती है। सी जैसा मतलब क्या हो? सी, देखिए ए बी सी, इस तरह से यदि हो तो दक्षिणी ध्रुव सम्मुख रहता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है। इस दिन को
दक्षिणी आयनात या शीत आयनात कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात है। ठीक है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, ये दोनों के बारे में बताया जा रहा है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन तिथियों के दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। तब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। फिर मिलते हैं। जोहार।